हेलो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव जेआईजीएल। पेपर जो देकर आए हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। पेपर का एक शॉर्ट में एनालिसिस करके मैं आपको बता देती हूँ कि इस पेपर के अंदर बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या पेपर हम टफ बोल सकते हैं या इजी बोल सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं। लेट अस एनालाइज इट। देखिए, अगर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इस दिसंबर 25 अटेम्प्ट के पेपर में जितने चैप्टर्स है उनमें एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि 0 मार्क्स का वेटेज रखता हो। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसने सब चैप्टर्स में से पूछा है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हमने अवॉइड किए हैं, दैट इज काफी सारे चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने हटा दिए थे, उन्होंने उन चैप्टर्स के वेटेज कहां कहां एडजस्ट किए। तो देखिए, आप सोर्सेस ऑफ लॉ में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले से बहुत मेजर वेटेज रखता था, इस पेपर के अंदर काफी सारे वेटेज को एडजस्ट करने के लिए उसने क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे हैं। जो पहला ही क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, काफी सारे केस लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर पेपर का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है किस आंसर में वो डायरेक्टली गिवन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेटेज ज्यादा रख रहा है 20 मार्क्स का। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को 5 मार्क्स में पूछा है उसने। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फिर से 5 मार्क्स में पूछा है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो एक छोटा सा चैप्टर है उसका उसने 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। सीपीसी अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था लेकिन 10 मार्क्स का वेटेज इसका भी है। क्राइम और क्रिमिनल प्रोसीजर्स में से दैट इज बीएनएस और बीएनएसएस, इसमें से 15 मार्क्स का उसने पूछा है। लॉ ऑफ एविडेंस 5 मार्क्स में आ चुका है। लॉ ऑफ लिमिटेशन 10 मार्क्स में आया है। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन अगेन 10 मार्क का वेटेज रख रहा था पेपर के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन 5 मार्क्स का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यहां उसने सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट किया है आपके दूसरे चैप्टर के वेटेज को बैलेंस आउट करने का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो एक बहुत छोटा सा एक्ट है उसमें से 10 मार्क्स का वेटेज रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे खासे क्वेश्चंस है, अच्छा कॉन्सेप्ट लगते हुए क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत इजी है, टफ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी जिस बच्चे ने की उस स्टूडेंट को इस पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 मार्क्स का आया था। एंड देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भी उसने 10 मार्क्स में इजी क्वेश्चंस पैटर्न पे दिया है। तो ओवरऑल अगर आप इस पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा अगर केवल कॉन्सेप्चुअली भी एक बार अपना मॉड्यूल सही से स्टडी करके गया है तो उसको इस पेपर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगी होगी जो उसे बनती ना हो या वो उसे बहुत टफ लगी हो। हमने क्लास के अंदर ये सारे चैप्टर्स में से जो जो बातें डिस्कस की थी वो आई है। पेपर ओवरऑल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पेपर एक एवरेज पेपर के कैटेगरी में आप डाल सकते हो इसे। कुछ टफ नहीं था पेपर में, एक बहुत एवरेज पेपर था। अब अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आप देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेस्ड है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर संजय ओन्ड अ स्मॉल फैक्ट्री इन पुणे, 2023 में उसको फाइन लग गया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। एंड देन ऐसा करके उसने बहुत लंबा सा एक केस स्टडी आपको दिया है। अब पता है मजे की बात यह है, जैसा मैं आपको क्लास में भी बताती हूं कि प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय रीडिंग द केस स्टडी डायरेक्टली। वही मैं यहां पर भी बोलूंगी, आपको ये पूरी केस स्टडी आप ना भी पढ़ते ना तो आप सिर्फ ये क्वेश्चंस के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, वेदर ओपनिंग ऑफ संजय's ओल्ड केस अंडर द अमेंडेड लॉ वायलेट्स हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। अच्छा, इसने आपके सपोर्ट में एक चीज और की है, आर्टिकल 20, 21 एंड 22 का रेफरेंस खुद ही दे दिया। बच्चा आर्टिकल नंबर भूल भी गया हो, बच्चे को आर्टिकल कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है वो याद ना भी आ रहा हो, तो बच्चा यहां से ही हिंट ले रहा है
अब आप इस क्वेश्चन को अगर केस लॉ को ना पढ़े तो भी देखिए, वेदर ओपनिंग ऑफ संजय's केस अंडर द अमेंडेड लॉ वायलेट्स हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ अगर ना भी पढ़ा जाए तो हमें इतना पता है कि क्या कोई भी एक्ट या लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंपैक्ट किया जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं। नो लॉ कैन बी मेड इफेक्टिव विद अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप किसी भी लॉ में नहीं दे सकते। तो ये केस ऐसा बोल रहा था आपसे कि क्या आप पुराने एक्ट के अंदर जो चीज अमेंड करके उसने नए लॉ में कुछ लिखी है उस अकॉर्डिंग कोई केस को खोल सकते हैं क्या? अगर आप केस पढ़ेंगे आपको ये चीज कनेक्ट होगी, पर ये कॉन्सेप्ट जो लग रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर वो सीधा सीधा है रीओपनिंग ऑफ द केस वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल नंबर 20। तो नो लॉ एक्स फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी भी किसी एक्ट का हम नहीं दे सकते। बेसिक क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है उसने, कोई टफ नहीं है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डज कंपेलिंग संजय टू प्रोवाइड थंब इंप्रेशन एंड वॉइस सैंपल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन। आप याद कीजिए, आर्टिकल नंबर 23 आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? जब आप अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस दे और आपसे वो एविडेंस लेने की कोशिश करे, दैट इज नोबडी कैन बी बाउंड टू प्रोड्यूस एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, बताओ 23 के अंदर क्या आप अगर थंब इंप्रेशन लेते हो या क्या आप अगर वॉइस सैंपल लेते हो, क्या आप उसे आर्टिकल 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन मानेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन थोड़ी है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर चीज पे एविडेंस लाने की या कोई ऑफेंस के अगेंस्ट, हमारे ही अगेंस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करने की बातें करें, विच इज नॉट करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आंसर यहां पे बिल्कुल सीधा सीधा है, आपको सीधा लिखना है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। थंब इंप्रेशन मांगना सिर्फ एविडेंस इकट्ठा करने वाली बात है, वॉइस सैंपल मांगना सिर्फ एविडेंस इकट्ठा करने वाली बात है। देयर इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 23 के अकॉर्डिंग ये कोई वायलेशन नहीं है। फिर पूछ रहा है, संजय वॉज डिटेन्ड फॉर 3 days विदाउट प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर अ मजिस्ट्रेट, डिस्कस या डिसाइड वेदर हिज दिस एक्ट ऑफ पुलिस वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या आप अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो कोई पुलिस के पास ऐसा पावर होता है क्या कि उसे 3 दिन तक डिटेन करे? आंसर इज नो। आपको 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो 100% क्या हो जाएगा, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्लस 22 स्पेशली का एक वायलेशन है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो पूछ रहा है, संजय वॉज डिनाइड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, उसको जो बेसिक सर्विसेज चाहिए थी, उसे इमरजेंसी के लिए मेडिकल सर्विसेज की जरूरत थी, उसे उस मेडिकल कस्टडी से डिनाई कर दिया गया। डिस्कस वेदर दिस इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? बिल्कुल, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। 100% it is a violation of right to life and personal liberty under article number 21। तभी तो उसने देखिए यहाँ पे 21 का रेफरेंस भी दिया हुआ है आपको। क्यों? क्योंकि एवरीबडी हैज द राइट कि उसे बेसिक इम्यूनिटीज या बेसिक जो रिस्पेक्टेबल डिग्निटी से लाइफ जीने का अधिकार है वो मिले। आप अगर किसी को उसकी मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हो, अभी तक उसका जो गुनाह है वो प्रूव नहीं हुआ है उसके पहले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका 100% वायलेशन होता है। फिर लिखता है, इफ संजय's फैमिली डायरेक्टली अप्रोचेस द हाई कोर्ट अगेंस्ट हिज डिटेंशन, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू देम? अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो कि इस केस में दिया हुआ था, तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स के पास में रिट पिटीशन फाइल करने का राइट होता है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो आप रिट पिटीशन फाइल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हैं। 226 के अंदर हैबियस कॉर्पस रिट फाइल होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा, यस, अ रेमेडी ऑफ फाइलिंग अ हैबियस कॉर्पस रिट इज अवेलेबल टू द फैमिली। They can file it either with the high court or the supreme court। तो आंसर इज वेरी डायरेक्ट, माना केस लॉ है। अब देखो बच्चों, अगर आपका कोई एक आध आंसर इनमें से गलत हो भी गया तो ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो बहुत ज्यादा डरिए मत आप। एक आध आंसर अगर गलत हो भी गया, देखिए पूरा 100% पेपर सबका सही हो ये जरूरी नहीं है, होते हैं आंसर्स सबके गलत होते हैं, ये बहुत कैजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
गलत हो गया 2 मार्क्स कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे। जितने आंसर्स आप सही लिखेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना दैट एवरी आंसर विच यू हैव रिटन इज रॉन्ग। So this is basically a conceptual question, a case study based question, yet a very easy question and an approachable question। 10 marks का इसका weightage है। The compulsory question constituted of the Constitution of India का topic, right? चलिए इसी में देखिए नेक्स्ट सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। To form a valid contract, there must be an agreement which is based on genuine consent of the parties, supported by a lawful consideration for a lawful object between the competent parties। आगे क्या बोल रहे हैं? One of the early steps in formation of a contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties। ये काफी सारी चीजें इसने डिटेल में लिखी है, किस बारे में? केस को समझाने के बारे में। मतलब इट इज अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरी दैट ही हैज क्रिएटेड। मुझे नहीं पढ़ना तो भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दे सकती हूँ, ऑल्दो आपको सेफर साइड पे एक बार वो पढ़ लेनी चाहिए थी। देखिए क्या पूछ रहा है, अनिल ऑफर्ड ब्रिजेश टू सेल हिज हाउस फॉर अ प्राइस ऑफ 1 लाख बट ब्रिजेश ऑफर्ड टू बाय इट फॉर 95,000 ओनली। आप मुझे 1 लाख रुपए में घर बेचने के लिए ऑफर दे रहे हैं, मैं आपको पलट के एक्सेप्टेंस नहीं दे रही हूं, मैं आपको कह रही हूं 95,000 में बेचते हो क्या? तो या तो आप हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। मतलब मैं आपको ऑफर के बदले क्या दे रही हूं सामने से? एक और ऑफर आप याद कीजिए, हमने शार्क टैंक इंडिया के एग्जाम्पल को लेके क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझी थी। दिस इज अ काउंटर ऑफर एंड काउंटर ऑफर लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफर। बट ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। तो पूछता है ब्रिजेश फाइल्ड अ सूट ऑन अनिल क्लेमिंग फॉर डैमेजेस अंडर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी फॉर्म ही नहीं हुआ था, ये तो एक ऑफर था। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ ब्रिजेश क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच of contract। So is there any violation of the contract here? नहीं, क्योंकि counter offer does not lead to acceptance। counter offer कभी भी acceptance की कैटेगरी में कवर नहीं होती है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। माना कि आपको केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये 3 मार्क्स में आपसे पूछ क्या रहा है पता है? सिंपली वो पूछ रहा है कि भैया ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन आप समझा दीजिए। ये तो बहुत डायरेक्ट और थ्योरी क्वेश्चन था, ऑफर का एक्सेप्टेंस का क्या कंडीशन है वो आपको समझानी थी। फिर लिखता है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगेन अ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या क्या मोड्स है जिनसे किसी ऑफर का रिवोकेशन पॉसिबल है? प्रपोजल का रिवोकेशन, प्रपोजल मतलब ऑफर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस ना भी पढ़ो आप आंसर लिख सकते हो। फिर लिखता है आजाद रैन अवे फ्रॉम हिज फादर्स होम। His father issued a pamphlet offering a reward of 50,000 to anyone who would bring the boy. Hari saw the boy at a hotel and informed his father. Azad's father refused Hari the reward. Discuss with the help of relevant case law whether Hari is entitled to the reward. What kind of an offer is this? क्या है ये? ये एक जनरल ऑफर है, ये एक ऐसा ऑफर है जो पब्लिक को दिया हुआ है। क्या इस ऑफर को आप जनरल ऑफर मानोगे? आंसर इज यस। अब अगर ये ऑफर कम्युनिकेट होता है तो हम मानेंगे कि यस ये ऑफर सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो फिर इस ऑफर का एक्सेप्टेंस हम नहीं मानेंगे। तो अगर ये नॉलेज में है, हमने एक केस पढ़ा था, वो केस बोलता था कि अगर जैसे वो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो केस था कि भाई अगर आप इन्फॉर्म थे, आप इस ऑफर के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्म थे तो ठीक है, नहीं तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल क्या बोलता है कि जनरल ऑफर कम्युनिकेटेड है। तो यहाँ कम्युनिकेशन की कोई कहानी लग नहीं रही है, तो हम सिर्फ जनरल ऑफर बताएंगे और ये बताएंगे कि भाई जनरल ऑफर हर उस पर्सन को जिसको वो दिया गया है या दैट इज पब्लिक एट लार्ज को वो एक्सेप्टेड माना जाता है अगर उसने वो काम कर दिया है तो यहां आपको केस लॉ समझाना था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स का, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मतलब आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला करके 20 मार्क्स का डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देकर गया है।
मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन 1 में इससे इजी कुछ पूछ सकता है वो, मतलब दिस इज तो वे इजी। क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में है लेकिन पूछ रहा है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, वो सीधा सीधा पूछ रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के कंडीशंस बताइए, आप मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बताइए। डायरेक्ट केस लॉ के लिए भी उसने लिख दिया कि केस लॉ लगेगा भाई इस पे, किसी स्टूडेंट को याद ना आए तो भी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। म्युनिसिपल गवर्नेंस एक्ट 2010 lays down general rules for property taxation on all buildings in the city, including residential and commercial buildings. However, the Heritage Sites Preservation Act 2012 specifically stated that heritage buildings maintained by recognized trust shall be exempted from municipal property tax. अब आप देखिए इस क्वेश्चन की दो लाइंस में दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, म्यूनिसिपल गवर्नेंस एक्ट 2010 एक जनरल रूल है, मतलब ये एक जनरल लॉ है, और फिर लिखता है हेरिटेज साइट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ये एक स्पेसिफिक एक्ट है। क्या बोल रहा है? इन 2023 द म्युनिसिपल अथॉरिटीज इम्पोज प्रॉपर्टी टैक्स ऑन हिस्टोरिक बिल्डिंग मेंटेन्ड बाय अ रजिस्टर्ड हेरिटेज ट्रस्ट, आर्ग्यूइंग दैट द जनरल रूल्स फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेशन विल अप्लाई ऑन ऑल प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या बोल रहा है? सर एक जनरल टैक्सेशन जो है वो सारी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होने वाला है, चाहे वो प्रॉपर्टी कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो। द ट्रस्ट चैलेंज द टैक्स डिमांड बाय अथॉरिटी। अब वो बोल रहा है टैक्स दो, लेकिन ट्रस्ट ने चैलेंज किया, डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आपको याद है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल। तो जब स्पेसिफिक जनरल के ऊपर प्रिवेल करेगा तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलना है कि हाँ ये गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजंस को क्या होना चाहिए था? प्रिवेल होना चाहिए था। द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ हेरिटेज साइट प्रिजर्वेशन एक्ट आर टू प्रिवेल ओवर द जनरल। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जनरल और स्पेसिफिक का डिफरेंशिएशन, वो क्या बोलते हैं, कौन किस पे ओवरराइड करेगा, आपको एक्सप्लेन करना था प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल। फिर ये केस स्टडी के बेसिस पे आपको कहना था कि हाँ ये 100% एक इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्पेसिफिक को प्रिवेल करना चाहिए था। बताइए, दो क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी हैं। पहले जो फर्स्ट वाला जो 20 मार्क्स का केस स्टडी है वे इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑल्दो अ केस लॉ बट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट तो उसने आंसर आपको जो क्वेश्चन ये एज इट इज मॉड्यूल का उसने क्वेश्चन उठा करके दिया है। रवि एन MBBS स्टूडेंट एट अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इर्रेगुलर अनसैटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस in the last 3 semesters. The college authorities passed a formal removal order based on his repeated failure to secure the minimum required grade. Ravi contended that he was neither given any prior notice nor an opportunity of being heard before the order was passed. He approached the High Court alleging violation of his right to principles of natural justice. Discuss. अगर आपको याद हो मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ये क्वेश्चन का एज इट इज केस लॉ के फॉर्म में आंसर पढ़ाया है, तो एज इट इज आपको ये सीधा लिख के आना था। क्या आंसर आएगा इसका कि सर आप अगर ऐसा करते हैं कि किसी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना उसे हटा देते हैं तो ये उसके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो जाएगा। डायरेक्टली एक केस लॉ है जिसमें आपको लिख के आना था कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड यस रवि वाज करेक्ट इन हिज कंटेंशन। वो वायलेशन हो रहा है राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का, इसलिए ये काम उसके साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी एक अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2C। Sunshine Solar Systems Private Limited operated a solar panel manufacturing plant on the outskirts of a city. As part of its operation, it stores large quantities of a dangerous chemical compound used in panel coating. It followed all the safety protocols and government regulation. One day, a tank with this material ruptured, causing the chemical to leak into a nearby field owned by Surya and destroyed its crops and contaminated the soil. एक ऐसा यूज जो आपकी लैंड का एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होना चाहिए, उसके साथ में कोई ऐसी चीज जो केमिकल आप लेकर आ रहे हो जो डेंजरस नेचर की चीज है, आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो,
क्या बोल रहा है वो? डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल इन रेलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। उसने तो केस लॉ भी लिख के दे दिया, मतलब केस लॉ भी बेचारा सामने वाला खुद ही लिख रहा है कि ये केस लॉ था, इसके बेसिस पे तो आप केवल ये डिस्कस करो कि ये सही है कि गलत। लिख रहा है इन दिस केस एंड एग्जामिन वेदर सूर्या कैन क्लेम डैमेजेस अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हमने ये पढ़ा है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कहां पे? जब हमने टॉट पढ़ा था। तो हम ये लिखेंगे कि यस, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में नॉन नेचुरल यूज ऑफ जो लैंड होता है वो प्रोहिबिटेड है। याद है आपको अगर? तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपको समझाना है। एस्केप फ्रॉम लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड वाला, इसमें आपको पूरी कहानी लिखनी है। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जिसमें वो जो डक बना था उससे पानी अगर चला गया है, ये वो वाला केस है जो आपको एक्सप्लेन करना था। 5 मार्क्स वो आपको देके जाता। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई होगा, ये आप नहीं कर सकते हो, इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इसलिए ये जो सूर्या है इन्हें डैमेज क्लेम करने का बिल्कुल अधिकार मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केस स्टडी है, बट द क्वेश्चन हैज नो डिफरेंट कंटेंशन अदर देन आस्किंग यू डायरेक्टली कि भाई ये केस समझा दो और समझा दो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लग रही है क्या, आपको केवल एक्सप्लेन करना था। थर्ड क्वेश्चन, Sunny filed a suit against Yogesh for recovery of valuable antique unlawfully taken by Yogesh। इसके कोई वैल्यूएबल थे, वो अनलॉफुली योगेश ने ले लिए हैं, उसके रिकवरी के लिए ये सूट फाइल कर रहा है। पर उसे ये डर है, सनी क्लेम दैट द स्कल्पचर्स वाज रेयर एंड वैल्यूएबल आर्ट फैक्ट, मतलब बेसिकली वो ऐसा डर में है कि अरे बहुत रेयर चीज है। अगर ड्यूरिंग द हियरिंग सनी अलीज दैट योगेश में डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, हमको ये डर है, सनी को ये डर है कि हियरिंग पूरी होने के पहले योगेश कहीं इस पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रॉय या इसे डिस्पोज ना कर दे ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज बेनिफिट। डिस्कस द रेमेडी अवेलेबल टू सनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी 1908। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको सीपीसी में टेम्पररी इंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता हो, ये वही आंसर है। इंजंक्शन, अगर मुझे लग रहा है कि जब तक हियरिंग के रिजल्ट्स नहीं आते, अगर मुझे लगता है कि जब तक मेरी हियरिंग पूरी नहीं हो जाती, उस ड्यूरेशन में मेरी कोई प्रॉपर्टी अगर सामने वाला डैमेज कर सकता है या मेरी प्रॉपर्टी सामने वाला मिसयूज कर सकता है या उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है या अदरवाइज कोई भी रीजन है, तो मैं उसके अगेंस्ट में एक इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकती हूँ कोर्ट को अपील करके, विच इज नोन एज टेम्पररी इंजंक्शन। सो नो, ही कैन नॉट सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और अगर डर है कि ऐसी प्रॉपर्टी वो ना कर दे, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इंजंक्शन का, हम टेम्पररी इंजंक्शन का सूट फाइल करेंगे। फिर जो होगा वो देखा जाएगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब फिर हम चेक करेंगे कि भाई हम सही है कि सामने वाला सही है। तो एक क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में था, लेकिन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा इसमें ट्रिक लग ही नहीं रही है, डायरेक्टली आपको दिख जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो, इफ यू हैव रेड विद द कॉन्सेप्ट देन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीएनएस का क्वेश्चन है। अ गैंग ऑफ 6 पर्सन रेडेड अ ज्वेल शॉप। 6 पर्सन ने रेड की है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये, अच्छा, ओन्ड बाय शॉप सोनी एट नाइट, रात में आप चोरी कर रहे हो। याद है हमने क्लास में पढ़ा था 5 या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो जो एक्ट होता है लूट का उसे डेकॉइटी बोला जाता है। अगर आपने सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज एन एक्ट ऑफ डेकॉइटी, तो उसके आगे आपका आंसर खत्म ही हो गया है। आपको बस डेकॉइटी को समझाना है। क्या पूछ रहा है वो? दे हैड लोडेड गन्स, मतलब उनके पास वेपन्स थे विद देम आफ्टर द लूट व्हाइल दे वर रनिंग अवे विद देयर लूट व्हेन रमेश सॉ देम एंड ट्राइड टू स्टॉप देम। किसी ने उन्हें सामान लूट कर भागते हुए देखा, जिसने देखा वो उन्हें रोक रहा है। ही वॉज शॉट डाउन बाय वन ऑफ देम, तो उन 6 में से किसी एक ने इस पर्सन के जिसने देखा है और जो रोक रहा था उस पर गोली चला दी। मतलब ये 6 लोगों में से रमेश के ऊपर गोली किसी एक ने चलाई, मतलब यहां मर्डर भी लग गया। गोली चलाई, गन से शूट कर दिया, दैट मींस समबडी हैज मर्डर्ड। पर क्या पूरे 6 के ऊपर केस फाइल होगा? क्या मर्डर के चार्जेस किस पे आएंगे? तो आपको बेसिकली इसके अंदर क्या करना था, डेकॉइटी को एक्सप्लेन करना था विद रीजनिंग दैट बिकॉज मोर देन 5 पीपल आर इन्वॉल्व्ड, therefore it is a dacoity and therefore यहाँ dacoity के प्रोविजन अप्लाई होंगे। फिर पूछ रहा है सर मर्डर भी हुआ है क्योंकि कोई रोक रहा था, उसे गोली से शूट कर दिया गया है।
तो वो पूछ रहा है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डिस्कस द काइंड ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय देम। क्या क्या लगेगा इसमें? सर डेकॉइटी भी है, सर इसके अंदर लूट हो रही है इसलिए, और साथ में इसके अंदर क्या है, मर्डर भी है। और देखिए इसके अंदर क्योंकि ये गन वगैरह कैरी कर रहे थे तो दैट इज ऑल्सो कैरिंग ऑफ एनी आर्म्स, वो भी आपको लिखना था। ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर एवरी ऑफेंडर इज लायबल फॉर मर्डर ऑफ रमेश। क्या सारे ऑफेंडर्स रमेश के मर्डर के लिए लायबल होंगे क्या? सिंपल बीएनएस का आंसर था, डेकॉइटी को, मर्डर को, उसकी कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन करना है। आई थिंक इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। वो पूछ रहा है, लिखता है the state of Gujarat enacted in the Social Harmony Act 2021 which included a provision under section 5 prohibiting citizens from organizing public meetings without prior police approval। public meetings कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? public meetings, और वो अप्रूवल नहीं ले रहे हो उसमें पुलिस की। तो स्टेट ऑफ गुजरात ने ऐसा एक्ट बनाया, सोशल हार्मोनी एक्ट, जिसमें बोला हुआ है कि आप अगर किसी भी पर्सन को एसोसिएशन बनाने से रोक रहे हो, ठीक है, हुआ क्या याद है, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अवेलेबल होता है एज पर आर्टिकल 19, पर इनने रोका किसी एक्ट को बना के। मतलब कोई ऐसा एक्ट है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए बनाया हुआ है। इतना तो इस 2 लाइन से समझ में आ रहा है। Another provision of the act under section 8 promoted awareness programs for communal harmony in schools। एक और प्रोविजन है जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे थे कम्युनल हार्मोनी के स्कूल्स में। अ सिटीजन ग्रुप चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट इटसेल्फ इन द हाई कोर्ट। तो कोई बोल रहा है सर ये एक्ट आप बना रहे हो ना जिसमें आप बोल रहे हो कि लोगों को मिलने से रोका जाए, ये एक्ट ही गलत है। क्या बोल रहा है वो? हाई कोर्ट alleging that it violated the fundamental right। The government pleaded that the act served a valid constitutional purpose and the complete act should not be declared void। ओनली सेक्शन 5 शुड बी सेवर्ड। सुनो, कम्युनल हार्मोनी के लिए स्कूल्स में अगर आप अरेंजमेंट करते हो तो वो तो अलाउड ही है। आप रिलीजियस पर्पस के लिए, कम्युनल पर्पस के लिए अगर स्कूल्स में अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपके एक्ट का ये वाला जो पार्ट है वो तो सही है, सेक्शन 8 वाला। गलत क्या है? सेक्शन 5 जो आपको आपके पब्लिक में मीटिंग करने के राइट से रोक रहा है। तो ये पूछ रहा है कि देखिए उसने हिंट भी दी है, मान लीजिए वो नीचे आर्टिकल 13 नहीं भी लिखता ना तो यहीं से दिख रहा है कि वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस एक पार्ट सर्व कर रहा है, बट दूसरा वाला पार्ट जो है वो वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। कहता है उसे आप वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। तो लिखता है ओनली सेक्शन 5 शुड बी सिवर्ड। सिवर्ड मतलब वो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो लिखा कहाँ है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? 13 का 1 हमें ये बोलता है कि नो एक्ट और लॉ which is existing can be against the fundamental right। तो पास्ट एक्ट अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए बने तो उनमें चेक किया जाएगा कि क्या ये पूरे एक्ट को हटाना पड़ेगा या इसका एक पार्ट गलत है। अगर पार्ट सिवर किया जा सकता है तो उसे सिवर करके एक्लिप्स कर दीजिए, वरना पूरा एक्ट हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड। यहां सिवरिंग पॉसिबल है ऐसा वो खुद लिख रहा है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13 of the Indian Constitution explain whether a provision to an act be severed। क्या severability, बेसिकली वो आपको फोकस करके दे रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए। तो बोल रहा है इंप्लीमेंटेशन इन पार्ट वेदर पॉसिबल, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आर्टिकल 13 की हिंट भी दे दी है उसने, हमें लिखना पड़ेगा कि पार्ट में भी अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट अगर गलत है तो आप उसे सिवर कर सकते हो, और सिवर करके उसे आप क्या करोगे? एक्लिप्स कर दोगे। तो एक्लिप्स वाली बात भी आपको लिखनी चाहिए थी। आई थिंक यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। पेपर बहुत डायरेक्ट था, पेपर के केस लॉज भी बहुत डायरेक्ट हिंट कर रहे थे। JIGL का पेपर ओवरऑल दिसंबर 25 अटेम्प्ट के लिए मैं बोलूंगी जो बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ के गया ना, एक लड्डू पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4A। आमिर एंड भानु वर बिजनेस पार्टनर्स, दे हैड अ सीरियस डिस्प्यूट ओवर प्रॉफिट शेयरिंग। 2 लोगों की झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अ वीक लेटर टू दिस डिस्प्यूट भानु वाज फाउंड डेड ड्यू टू पॉइजनिंग। 1 हफ्ते बाद में भानु की डेथ हो गई, उसे पॉइजन दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट आमिर हैड परचेज्ड अ रेयर पॉइजन शॉर्टली बिफोर भानु's डेथ। और डेथ के पहले एक तो झगड़ा हुआ, दूसरा पॉइजन भी खरीदा है किसने?
आमिर ने भानु की डेथ के जस्ट पहले एंड वाज हर्ड सेइंग दैट ही विल रिग्रेट दिस बिट्रेयल, और भानु को उसने कहा भी था कि तुम्हें ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। तीन चीजें हैं, दुश्मनी भारी पड़ेगी वाला स्टेटमेंट, झगड़ा होना और पॉइजन खरीदना जस्ट बिफोर द डेथ ऑफ एनी पर्सन, और डेथ की वजह भी क्या है, पॉइजन। याद कीजिए मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए थे बीएनएस में, आप मेरे सिर्फ नोट्स भी देखेंगे ना, वो हैंड रिटन नोट्स में ही इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आफ्टर भानु's डेथ आमिर वाज सीन, अच्छा देखिए और भी आगे लिखा है, अच्छा जब उसकी डेथ हो गई तो आमिर वाज सीन डिस्ट्रॉइंग सेवरल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आमिर ने कई सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय भी किया है related to the business. Discuss the relevancy of the above facts in the light of section 6 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। BSA का क्वेश्चन है, याद है, रेलेवेंट फैक्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इन सारी केसेस पे ये बात चल रही है। क्या इन चार चीजों को रेलेवेंट फैक्ट बोल सकते हो? क्या किसी का झगड़ा होना एक रेलेवेंट फैक्ट है? क्या उसके बाद उसका एक स्टेटमेंट देना कि यू विल रिग्रेट द बिट्रेयल लेटर, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है? क्या अगर आप पॉइजन खरीद रहे हो और उसके बाद उसी पॉइजन से किसी की डेथ होती है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है? और क्या आपके डेथ के, उस पर्सन के डेथ के बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना, डज इट अमाउंट टू रेलेवेंट फैक्ट? आंसर इज यस। तो आपको एक्चुअली में रेलेवेंट फैक्ट का कॉन्सेप्ट समझाना था और फिर ये लिखना था कि इन द गिवन केस ये सारी चीजें इस तरफ लेके जाती है हमें कि दीज आर ऑल रेलेवेंट फैक्ट, एंड देयरफॉर ये आपको 100% इस बात पे कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि द डेथ इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट बाय ये पर्सन, जो भी नाम था, आमिर। ठीक है, आई थिंक ये भी एक इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट टफ। नेक्स्ट, अर्जुन एंड रियांश एंटर्ड इनटू अ बिजनेस अग्रीमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। दो लोग बिजनेस अग्रीमेंट में जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है, मतलब अगर झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन में लोग जाएंगे। लेटर अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन देम एंड रमेश फाइल्ड अ सूट, सिविल सूट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आर्बिट्रेशन में जाना था, चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल करने। अपॉन रिसीविंग नोटिस ऑफ द सूट, रियांश अप्लाइड टू द जुडिशियल अथॉरिटी फॉर रेफरिंग द मैटर टू द फॉर आर्बिट्रेशन बिफोर सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। जब आपके क्लॉज में पहले से, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हो तो आप कभी भी कोर्ट में नहीं जाते हो, और अगर कोई सामने वाली पार्टी चली भी गई तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टी के जाने के बाद और हियरिंग के पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले हम आर्बिट्रेशन के लिए उस मैटर को रेफर करवा सकते हैं। तो यहां तक तो इसने सही किया रेयांश ने। रेयांश कुड एनेक्स द ओनली अ फोटोकॉपी ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विथ हिज एप्लीकेशन एज द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और सर्टिफाइड कॉपी वाज इन अर्जुन्स पोजीशन। आपको अगर याद हो, हमने ऐसा पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन के अंदर हमेशा आपको जो देना पड़ेंगे वो ओरिजिनल कॉपीज देना पड़ेंगे, मतलब यू शुड गिव ओरिजिनल कॉपी, द सबमिशन शुड बी ओरिजिनल कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। हालांकि वहां एक एक्सेप्शन में भी लिखी हुई बात है जो बोलती है कि अगर आर्बिट्रेशन की कॉपी सेकेंड पार्टी, दैट इज द अदर पार्टी के पास है और हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, वैसे तो हमें सर्टिफाइड कॉपी देनी चाहिए, पर अगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सामने वाली पार्टी के पास है, तो फिर ऐसे केस में जो फोटोकॉपी है वो एक्सेप्टेबल है, वो परमिसिबल है। तो यहां उसने फोटोकॉपी प्रोवाइड कराई, क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो सामने वाले पार्टी के पास है। डिस्कस द रेमेडी अवेलेबल टू रेयांश अंडर आर्टिकल सेक्शन 8 ऑफ द, बेचारे ने खुद ही आपको लिख दिया सेक्शन 8 बताओ। अब आप सेक्शन 8 को एक्सप्लेन कर दो आर्बिट्रेशन के और ये बता दो कि यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी ना भी देना अलाउड है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो सामने वाली पार्टी के पास है। मेरे ख्याल से इससे डायरेक्ट तो वो आपसे क्या ही पूछेगा, जहां बेचारा खुद ही आपको केस लॉस, बेचारा आपको खुद ही सेक्शन नंबर्स खुद ही रेफर करके दे रहा है। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो। फिर लिखता है, प्रिया फोर्स नेहा टू साइन अ चेक फॉर 50,000 इन हर फेवर। प्रिया ने नेहा को बोला 50,000 का चेक मेरे हाथ में दे दे साइन करके, एल्स शी विल पब्लिश फॉल्स एंड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेहास फैमिली इन द लोकल न्यूज़पेपर। मैं आपको बता सकती हूँ कम से कम 40-45% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज को डिफेमेशन से जोड़ा होगा। बच्चों ने लिख दिया होगा ये डिफेमेशन है क्योंकि हमारी कोई फॉल्स या डैमेजिंग इंफॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर में जा रही है, हमारी फैमिली या हमारी। नेहा अफ्रेड, अगर आपको ये डिफेमेशन लगा भी ना तो आप आगे पढ़ोगे, उसने खुद इतनी बड़ी हिंट दे दी है पेपर में। नेहा अफ्रेड ऑफ द डैमेज ऑफ हर एंड हर फैमिलीज रेपुटेशन डिड अकॉर्डिंगली एंड साइंड अ चेक। बेचारी ने उसकी बात मान के प्रिया की और साइन कर दिया चेक। डिस्कस द ऑफेंस कमिटेड बाय प्रिया अंडर BNS 2023।
बताओ, प्रिया ने नेहा के साथ क्या सिर्फ डिफेमेशन किया है? नहीं, इसको बोला जाता है एक्सटॉर्शन। किसी पर्टिकुलर केस में अगर किसी को कुछ डरा धमका के आप कोई काम करवा रहे हो, दैट अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। अगर आपको नहीं भी अगर याद आता होगा ना, तो उसने खुद आगे चीख चीख के पुकार पुकार के कह दिया कि बताइए एक्सटॉर्शन में और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है। इससे ही बच्चे को समझ में आएगा कि अरे ये तो एक्सटॉर्शन है, ये डिफेमेशन नहीं है, दिस इज एक्सटॉर्शन। तो जिन बच्चों ने डिफेमेशन लिखा है, दिस इज एक्सटॉर्शन नॉट डिफेमेशन। एक्सटॉर्शन इसका स्पेसिफिक, वो क्या पूछ रहा है, ऑफेंस क्या है, हम बोलेंगे सर एक्सटॉर्शन किया है, एक्सटॉर्शन को समझा दीजिए। फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में उसने डिफरेंस पूछा है हमसे। डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट तो बहुत डायरेक्ट चीज है, राइट? चलिए जी, Ravi Enterprises issued a written instrument to Mehta Traders stating I owe you ₹500 and will pay you as soon as possible। अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ठीक से पढ़ के गया ना, बेसिक्स, सिर्फ पता है इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर है, बेसिक पूछा है उसने। अगर बच्चे ने आई विल पे यू एज सून एज पॉसिबल वाला वर्ड भी पढ़ लिया ना, और उसे बेसिक्स भी पता है ना, तो वो समझ जाएगा कि एज सून एज पॉसिबल वाली लाइन में कुछ गड़बड़ जरूर है, ये प्रॉमिस है ही नहीं। क्या लिखता है, मेहता ट्रेडर्स ट्रीटेड दिस एज डॉक्यूमेंट एज प्रॉमिसरी नोट। मेहता ट्रेडर बोल रहा है ये तो प्रॉमिसरी नोट है, ये एज सून एज पॉसिबल। देखो, प्रॉमिस में डेफिनेट होनी चाहिए हर चीज, वैल्यू भी डेफिनेट, टाइम पीरियड भी डेफिनेट, डेट भी डेफिनेट। यहां डेट डेफिनेट नहीं है। एंड sought to enforce it under the Negotiable Instrument Act 1881. However, Ravi Enterprises contended that this is mere acknowledgement of debt and conditional, therefore not enforceable as a promissory note। तो सच बात है ना, जब आप ये लिख रहे हो as soon as possible, मतलब you are uncertain about the timing of पेमेंट, दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉमिस। तो आपको प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझाना था। आगे लिख भी रहे, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ये पूरा केस ना भी पढ़ो ना, तो वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है आपसे कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या लिख पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया अभी। फिर लिखता है एग्जामिन वेदर द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रवि एंटरप्राइज क्वालिफाई एज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट अंडर द एक्ट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट बिकॉज द लैंग्वेज इज कि आई ओ यू एंड आई विल पे यू एज सून एज पॉसिबल, विच इज इन अनसर्टन, देयर इज एन अनसर्टेनिटी। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन पेपर तो वो आपका क्या ही बनाएगा। आई डोंट थिंक इससे इजी कोई क्वेश्चन पेपर बन सकता है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कॉन्सेप्ट आते होंगे, आंसर्स लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन एंड लिंकिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। द मेन बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन लॉ इज एन अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश लॉ। डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ। देखो, किसी को इंडियन लॉ के सोर्सेस पता है, उसे इंग्लिश लॉ के सोर्सेस नहीं भी पता है, तो उसने हिंट दे दी, बोले जो मेन बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन लॉ है ना, वो है जो इंग्लिश लॉ से अडॉप्टेड है। मतलब जो इंडियन लॉ के सोर्सेस हैं वही इंग्लिश लॉ के सोर्सेस हैं, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपको वो लिखना था, वो इंडिया के सोर्सेस लॉ के कस्टम्स हो गया, जजमेंट हो गया, बस वो एक्सप्लेन करना था, 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, certain categories of information have been exempted from disclosure under section 8 of the Right to Information Act 2005। explain या discuss। याद है वो जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जो इंटरनेशनल मैटर्स है, ये सारे एक्सेप्शंस दिए थे। डायरेक्ट आरटीआई का सेक्शन 8 है, उसने आपको ये भी जहमत नहीं उठाने का मौका दिया कि आप सेक्शन 8 याद करें, खुद लिख दिया सेक्शन 8 में लिखा है, आप केवल एक्सप्लेन कर दो, बच्चा सेक्शन नंबर भी भूल गया, कंटेंट पता है, एक्सेप्शंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको शुरू पहली दूसरी क्लास में ये पूरा डिटेल में लिखवाया था। मेरे नोट्स के अंदर ये चीज लिखी हुई भी है, मॉड्यूल में भी ये चीज लिखी हुई है, ऑब्वियसली क्योंकि मॉड्यूल में है इसीलिए वो मेरे नोट्स में। देखिए नेक्स्ट, 5th, Rajesh, a software developer, wanted to start offering secure digital contract services to his clients. For this purpose, he applied to a licensed certified authority for the issuance of electronic signature certificate। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्वेश्चन है।
He submitted the prescribed application form and paid the required fees. हमने पढ़ा है ना, अगर ESC चाहिए, DSC चाहिए, एप्लीकेशन भरो, उसके साथ में रिक्वायर्ड फीस दे दो. However, he did not attach a certification practice statement. ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमने पढ़ा था कि हमें एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी चाहिए कंपल्सरीली. अगर वो नहीं लगाया आपने तो आप वायलेशन कर रहे हो IT एक्ट का. ओके. और एनी अदर स्टेटमेंट containing the particulars as the regulations. The certifying authority, after preliminary examination, decided to reject his application without giving him a notice to present his case. देखो, क्या certifying authority किसी डॉक्यूमेंट के कम होने पे आपका लाइसेंस देने से रोक सकती है या ESC रोक सकती है क्या? हाँ. तो यहां तक तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कुछ गलत नहीं किया, पर गलत क्या हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी है. Rajesh challenged this decision with the competent authority or court, arguing that the rejection was unlawful under the IT Act 2000. क्या ये IT Act 2000 के अकॉर्डिंग अनलॉफुल रिजेक्शन है? ग्राउंड रिजेक्शन के सही है, पर मैनर गलत है. तो आपको ना पता है, क्वेश्चन यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि आपको ये क्या आप ऐसा करना सही है कि नहीं, वो पूछ रहा है इस तरीके से करना सही है कि नहीं. तो मैं लिखना पड़ेगा अथॉरिटी कांट डायरेक्टली रिजेक्ट द एप्लीकेशन अनलेस एंड अंटिल नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो आपको देने पड़ेंगे. अच्छा, ये तो हमने यहाँ इंटरप्रीट कर लिया. किसी से ना भी हो रहा हो ना इंटरप्रीट, वो आगे खुद लिख रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट लेने के क्या प्रोसीजर है वो समझाने थे. एज पर द प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट, मतलब ऊपर पढ़ो भी मत केस तो भी IT एक्ट में ESC लेने के सिर्फ जो प्रोसीजर है वो आपको समझाने हैं. डिसाइड वेदर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड विदाउट बीइंग हर्ड. मुद्दा क्या है, एप्लीकेशन विदाउट बीइंग हर्ड रिजेक्ट हो सकती है क्या? पेपर बहुत डायरेक्ट था. चले आगे. चलो, Ambuj who was an executor to the will of a deceased person, Raj, dishonestly disobeyed the law which directed him to divide the effects according to the will and appropriated them to his own use. किसी deceased person की property का misappropriation कर रहे हो आप. Misappropriation या misuse of money या misappropriation of property of a deceased person. किसी person जो deceased है उसकी property का क्या किया आपने? misuse. बस वो provision समझाना था. Discusses in detail the kind of offences committed by Ambuj under the BNS. What are the punishment prescribed under the act for the various kind of such offense? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसमें कि डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज करना है, मिसअप्रोप्रिएशन है, और उसके पनिशमेंट आपको बताने थे. अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, हालांकि सारा पार्ट इसका ट्रिकी नहीं है. देखो क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन या टाइम ऑफ लिमिटेशन दिए. मैंने आपको बोला भी था क्लास में कि कुछ चीजों की तो मैं याद करा देती हूँ. जैसे मैंने टॉट की आपको बता दी थी 1 साल. अब स्लैंडर और लिबल ये दोनों टॉट है. स्लैंडर एंड लिबल बोथ आर टॉट. इसमें तो 1 year क्लियर है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द फॉलोइंग सूट्स एंड द टाइम फ्रॉम विच सच पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस टू रन. तो दो चीजें लिख के आनी है कि ये एक तो लिमिटेशन पीरियड है क्या, और दूसरा वो पूछ रहा है कि कहां से वो पीरियड काउंट करना शुरू होगा. आई थिंक अगर ये आपने पढ़ा होगा ठीक से तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड, स्लैंडर और लिबल, दोनों क्या है? टॉट. इनमें दोनों में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? इट कम्स टू 1 year. स्लैंडर और लिबल में जो लिमिटेशन पीरियड होता है दैट कम्स टू 1 year. व्हाई? बिकॉज वो टॉट की कैटेगरी में आने वाले ऑफेंस है. फिर क्या पूछ रहा है वो? कॉम्पनसेशन फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन 3 years होता है इसमें. एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल, ये रेसिडुअल प्रोविजंस है ना, 3 years. ठीक. फिर बाय अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजीशन फ्रॉम अ टेनेंट. मैंने आपको बताया था जमीन से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनमें 12 साल लगता है. आई थिंक सिंपल है ये तो. हाँ, वो अगर आपको याद ना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. मुझे लगता है एग्जामिनर को ये नाम बड़ा पसंद है, या तो एग्जामिनर का या पेपर सेटर का नाम या उसके रिश्तेदार का नाम रवि है. वो 3 जगह यही एक नाम यूज कर चुका है. समीर गेव अ पीस ऑफ क्लॉथ टू मुंशी अ टेलर टू मेक अ सूट फॉर इट अर्जेंटली विद इन 2 days. Munshi promised to have the suit ready on time and managed to get it ready for delivery. Samir refused to pay him the extra amount as agreed. In light of the relevant provisions of the Indian Contract Act, discuss the remedy available to Munshi. Also discuss the difference in between general and particular lien. क्या बोल रहा है वो? बेलमेंट का केस है ये. बेलमेंट का क्या बोल रहा है? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्लॉथ दिया कि सूट बना देना 2 दिन के अंदर, और 2 दिन के अंदर सूट बनाने की कंसिडरेशन एक्स्ट्रा चार्ज हुई.
नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है ये, ज्यादा पैसे की बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है, सूट फाइल किया जा सकता है, यस। अब अगर मान लो बेलर और बेली में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अगर कोई गुड्स अभी कंप्लीट है लेकिन सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या वो जो बेलर है उस पर्टिकुलर पर्सन से पैसा रिकवर करने के लिए उसके प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, लीन किया जा सकता है क्या? यस। क्या बोलेंगे इसको? लीन। तो हम बोलेंगे सर रेमेडी अवेलेबल है, लीन कर लो जब तक पैसा रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक नतीजा होगा। और फिर उसने बोला जनरल और पर्टिकुलर लीन में डिफरेंस बताओ। आई थिंक ये तो थ्योरी क्वेश्चन था, जनरल और पर्टिकुलर लीन में डिफरेंस, ठीक है। देन देखो अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रंकेटेड चेक। Ravi maintains a current account with XYZ Bank in Delhi. 15 March 2025, a check was issued in his favor by Meena for 2,50,000 towards payment of goods purchased. Instead of sending the physical check to Meena's bank for clearing, XYZ Bank scanned the check, created its electronic image, and transmitted it through the clearing house recognized by RBI. The physical check remained with Ravi's bank branch. Meena claimed that no payment could be demanded by Ravi as only electronic image was sent by the bank. With the help of relevant provisions of the Negotiable Instrument Act 1881 as amended in 2002 and 2015, discuss whether Meena's objection based on the absence of physical movement has any merit. Basically ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्या ट्रंकेटेड चेक की वैलिडिटी है क्या? ट्रंकेटेड चेक समझा दो आप। आई थिंक ट्रंकेटेड चेक समझाने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, बोथ द हाउसेस हैव बीन prorogued. Therefore, due to urgency, the Parliament promulgates an ordinance on a subject of national importance. The President promulgates. Discuss in detail referring to the ordinance making power of President under the Constitution of India. याद है ये तो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पार्लियामेंट में सेशन के ना होने के समय में कोई भी लॉ प्रेसिडेंट बना सकता है? हाँ, खासकर जब वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो, अर्जेंसी का, तो प्रेसिडेंट उस लॉ को बना सकता है। 123 और 213 दोनों प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिवली पावर देते हैं। तो अगर ये है बनाया हुआ एक्ट तो बिल्कुल बना सकते हैं। फिर आपको ये लिख के आना पड़ेगा कि उसे 6 वीक्स तक ही वैलिड रखेंगे एंड सो ऑन। आई थिंक ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट, during the municipal council elections in Nagpur, Ramesh, a registered and eligible voter, reached the polling booth to cast his vote. However, the presiding officer refused to allow Ramesh to vote. Despite him having a valid identity document, later it was found that Ramesh preferred candidate won the election. मतलब याद है वो केस, याद है आपको, एशबे वर्सेस वाइट? हाँ, इंजूरिया सिने डैमनो और डैमनो सिनो इंजूरिया। यहाँ क्या लगेगा? इंजूरिया सिने डैमनो। कंसेप्ट क्या है? इंजूरिया सिने डैमनो मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इवन विदाउट एनी डैमेजेस वुड लीड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ टॉर्ट। करेक्ट? तो क्या बोल रहे हैं रमेश? बोल रहे हैं सर जिसको आपको वोट डालना था वही पर्सन जीता, तो पर लेकिन मेरा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो हुआ है ना, फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है? वायलेशन। लीगल राइट का क्या हुआ है? वायलेशन। तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज दिस इज इंजूरिया सिने डैमनो, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट without any damage would also lead to tort, and therefore yes, he can file the suit, and yes, he can claim the compensation. Next देखिए, what are the provisions related to determination? Okay, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। What do you mean by body corporate? Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information under 43A. ये वो वाला केस है कि हम बैंक को अगर कोई डेटा देते हैं जो सेंसिटिव है, जो पर्सनल है, तो बैंक की ड्यूटी है ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करने की, बैंक की ड्यूटी है किसी भी नेग्लिजेंस को ना करने की, ताकि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहे। फिर भी अगर मान लीजिए कोई डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर फेलियर है, तो उस रिस्पेक्ट में 43A कॉम्पनसेशन की बात करता है। आई थिंक ये भी एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। आईटी, आप देखो आईटी एक्ट से ही उसने उठा करके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया।
ओके ये एक कमर्शियल कोर्ट्स का केस था, क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट ये कमर्शियल बोल रहा है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट इन अ सूट अपील और एप्लीकेशन अंडर द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। आपको सीधा प्रोविजन था ये, आई थिंक ये तो डायरेक्ट है। ये भी देखो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अंडर लिमिटेशन एक्ट कि वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप। मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद में आप केस फाइल नहीं कर सकते, तो सही बात है। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, लिमिटेशन आपको समझाना था। Discuss the provision related to removal of a member from Arbitration Council of India established under the Arbitration Council and Arbitration and Council Act 1996। आई थिंक ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे आप किसी मेंबर को आर्बिट्रेशन काउंसिल से रिमूव कर सकते हैं, वो पढ़ा था ना हमने, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कैसे रिमूव होती है। आई थिंक ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है क्लास में। ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अगर अपना कोई कमेंट दूं तो मैं ये बोलूंगी, मेजरली अ कॉन्सेप्चुअल पेपर विथ ओनली एंड ओनली जनरल कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल। द पेपर इज अ वेरी मॉडरेट पेपर, हम इसे इजी पेपर के कैटेगरी में डाल सकते हैं, अ वेरी sort of direct paper, so there was no issue in solving JIGL का पेपर। as such स्टूडेंट्स को अगर कुछ गलत भी हुआ होगा, अगर आपने 75-80 मार्क्स का भी अगर सही अटेम्प्ट किया है, आई थिंक ये पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी आंसर ऐसा हो जो आपको नहीं बने। अब क्योंकि ये JIGL का पेपर हो चुका है, अब आप अगर सेकेंड ग्रुप भी दे रहे हैं तो CAFM और आपका जो कंपनी लॉ है उसकी प्रिपरेशन रिस्पेक्टिवली प्लीज कीजिए। कंपनी लॉ के पेपर को आप प्रिपेयर कीजिए इफ यू आर डूइंग योर ग्रुप 1। आई होप जैसे आपका ये पेपर आया है वैसे ही आपके बाकी के पेपर्स भी अच्छे ही आएंगे, और क्योंकि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, बस थोड़े से ही दिन की बात है, बाकी दिन होल्ड योरसेल्फ। कुछ गलत भी हो गया, कुछ अगर आपने गलत भी लिखा, मैंने जो बताया आंसर आपने कुछ और लिखा, डोंट टेक टेंशन, सारे आंसर्स सबके सही नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया, जो हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उस चीज पे अब आपका कोई कंट्रोल है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इसे एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। प्लीज अपने आप को जज करने की कोशिश इस बेसिस पे अभी मत कीजिए। एग्जाम के सारे पेपर्स आपके क्लियर जब आप दे लेंगे उसके बाद हम समझेंगे कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं, कितने मार्क्स नहीं आ सकते। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आई होप आपका ये पेपर जैसे बहुत अच्छा गया है। उम्मीद है मुझे कि क्योंकि ऐसा पेपर था सबका अच्छा ही गया होगा, आगे भी आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, डू वेल।